नमस्कार। देश प्रदेश में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपके लिए अलग अलग राज्यों की बड़ी खबरें लेकर आते हैं। शुरुआत करते हैं बिहार से, जहां कल फिर 23 लोगों की बिजली गिरने से मौत हो गई है। कल बिजली गिरने से भोजपुर में 9, सारण में 5 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा कैमूर में 3, पटना और जहानाबाद में 2 लोगों की जान गई है। बक्सर और गया में भी 1 व्यक्ति की मौत हुई है। मौसम विभाग ने पटना, भोजपुर, वैशाली, नालंदा सहित 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया है। इससे पहले शुक्रवार को 8 और गुरुवार को 26 लोगों की मौत बिजली गिरने से हुई थी। ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं पटना में मौजूद हमारे सहयोगी मनीष कुमार का। मनीष, बिजली गिरने से इतनी ज्यादा मौतें इस बार देखी जा रही हैं? निश्चित रूप से अंजलि, अभी तक पिछले 15 दिनों के दौरान 150 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और उसका एक कारण ये बताया जा रहा है कि फॉरकास्टिंग जो है उतना एक्यूरेट नहीं रहता है। लेकिन पिछले 10 दिनों में हम देख रहे हैं कि जो राज्य का आपदा प्रबंधन विभाग है उसने काफ़ी हद तक जो है प्रेडिक्शन करने की कोशिश और उसको सोशल मीडिया और लोकल टेलीविज़न चैनल से लोगों को अलर्ट करने की कोशिश तो की है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह है कि बिहार में इस बार मौसम खासकर मानसून काफ़ी अच्छा है। बारिश होती है तो लोग अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। खेतों में जो है बुआई का भी मौसम शुरू हो गया है, जिसके कारण जो है प्रशासन को ये कठिनाई आ रही है कि बार बार चेतावनी देने के बावजूद लोग अपने आप को रोक नहीं रहे हैं और उसके कारण जो है ये मौतें इतनी ज़्यादा इस बार बढ़ गई हैं। अंजलि जी, मनीष आप हमारे साथ बने रहे। हम एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस वक्त बता दें कि मुरादाबाद में भी कई इलाकों पर जबरदस्त बारिश हुई है और सड़कों में जगह जगह पानी भरा हुआ है। ऐसे में आने जाने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है। लोग परेशान हो रहे हैं। पिछले कई दिन से उमस भरी गर्मी के बाद वहां पर बारिश दिखाई दी। तो अब उत्तर प्रदेश से एक बार फिर से लौटते हैं बिहार की तरफ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कल ही उनका सैंपल लिया गया था और कल ही जांच रिपोर्ट भी आ गई थी। दरअसल बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह कल कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और नीतीश कुमार उनके साथ 1 जुलाई को एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष कुमार मौजूद हैं। मनीष, चिंता बढ़ गई होगी उस वक्त जब ये पता चला कि कोरोना पॉजिटिव मुख्यमंत्री के करीब रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट का हाल क्या है? देखिए अंजलि, पहले मैं बता दूं कि अवधेश नारायण सिंह विधान परिषद के सभापति हैं और उन्होंने विधान परिषद के 9 नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन 1 जुलाई को किया था, जिसमें न केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधानसभा के अध्यक्ष विजय चौधरी, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और कई सारे कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता भी शामिल हुए थे। निश्चित रूप से अवधेश नारायण सिंह और उनके पूरे परिवार के पॉजिटिव रिपोर्ट आए जाने के बाद काफ़ी खलबली मच गई थी। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न केवल अपनी बल्कि अपने सारे सचिव और अपने पूरे सचिवालय के जो लोग उनके आसपास रहते हैं सबों का कल स्वैब दिया था। सैंपल की जब जांच हुई उसमें से मुख्यमंत्री समेत उनके सभी सचिवों का करीब 14 लोगों की रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आई। लेकिन एक डीएसपी स्तर के अधिकारी हैं, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के कारण अभी भी जो है आप कह सकती हैं कि वहाँ पर अब सबको एक तरह से क्वारंटाइन किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि अभी भी विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी या उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भी अपना स्वैब दिया था, उसकी रिपोर्ट आज दोपहर तक आ जाएगी। उसके बाद जो उनके कॉन्ट्रैक्ट में थे, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी हो रही है और भी लोगों का स्वैब लिया जा रहा है, आज लिया जाएगा और आज देर शाम तक अन्य जो वीवीआईपी हैं उनकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। तो खतरा अभी आप कह सकती हैं कि बिहार मंत्रिमंडल, नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों के ऊपर से टला नहीं है और ऑलरेडी एक जो मंत्री हैं वो पिछले हफ्ते विनोद सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे उसके बाद। लेकिन हाँ, एक बात है कि अब राज्य के मंत्रियों और अधिकारियों में एक चिंता की लहर जरूर दौड़ रही है। जी, पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका मनीष। तो उत्तराखंड में ऐसा देखा गया था कि सबने अपने आप को क्वारंटीन किया था। अब दिख रहा है कि बिहार में भी मंत्रिमंडल के बीच कोरोना का डर है।
और अब खबर असम से, जहां कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 11,000 के पार हो गई है। शनिवार को राज्य में 1202 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से 777 अगर देखें तो सिर्फ गुवाहाटी शहर से ही सामने आए हैं। पिछले 10 दिन में करीब 3,000 कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसे देखते हुए अब सरकार ने गुवाहाटी में 2 हफ्ते का पूर्ण लॉकडाउन यानी कि फुल लॉकडाउन लगा दिया है। केंद्र सरकार ने भी असम को राज्य में कोरोना से के जो तेजी से बढ़ते हुए मामले हैं उनको लेकर अलर्ट किया है और गुवाहाटी में हर दिन कम से कम 10,000 टेस्ट करने को कहा है। IIT गुवाहाटी में भी कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। असम के स्वास्थ्य राज्य मंत्री पीयूष हजारिका गुवाहाटी के नुमाटी इलाके के एक कोविड केयर सेंटर में डॉक्टरों के साथ गंभीर चर्चा कर रहे हैं। कोविड-19 के मामले जिस तरह से पिछले 15 दिन में बढ़े हैं, उसके मरीजों के इलाज को लेकर ये अस्पताल काफी चर्चित है। गुवाहाटी में कोविड-19 पॉजिटिव के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इसके चलते राज्य सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाए हैं। गुवाहाटी शहर के 31 वार्डों में इस तरह के कोरोना केयर सेंटर्स को बनाया गया है। स्कूलों में, क्योंकि स्कूल में अब क्लास नहीं हो रहा है, इसका इस्तेमाल किया गया है और इन सेंटरों में रैपिड एंटीजन टेस्ट के द्वारा जल्दी से जो लोग संक्रमित हैं उनको ढूंढ के निकाला जा रहा है और जो सोसाइटी है उनसे उनको दूर लेके कोविड हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इंस्टेंट टेस्टिंग गुवाहाटी में बड़ी संख्या में एंटीजन टेस्ट शुरू किए गए हैं। एंटीजन किट 15 मिनट में नतीजा दे सकता है। हम बड़ी तादाद में टेस्ट करने जा रहे हैं। असम में ज्यादा टेस्ट और ज्यादा आइसोलेशन में भेजने की योजना है। असम में 10,000 के करीब केस सामने आए हैं, जिनमें 90% संक्रमितों ने हाल ही में कहीं यात्रा नहीं की। कर्नाटक और तेलंगाना के बाद असम देश का तीसरा राज्य बन गया है, जहां 6.5% के ग्रोथ रेट से कोविड-19 फैला है। गुवाहाटी के सरकारी स्कूल में अब शिक्षक भी फ्रंट लाइन कोरोना योद्धा हैं, क्योंकि स्कूलों में कोरोना केयर सेंटर बनाए गए हैं। पिछले 3-4 दिनों में गुवाहाटी के हमारे इलाके में मामले तेजी से बढ़े हैं। इसलिए समाज में फैल रहे कोरोना की वजह से शिक्षक होने के नाते हमने कोरोना केयर सेंटर्स का जिम्मा अपने हाथों में लिया है। हमें अपनी भूमिका निभानी है कि हम कैसे किसी की मदद कर सकें। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल खुद दौरा कर रहे हैं। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ सोनोवाल ने एक कोविड केयर सेंटर का जायजा लिया, जो IIT गुवाहाटी में तैयार हो रहा है। यहाँ 800 बेड की सुविधा होगी। एक और 45 बेड का कोविड केयर सेंटर एक ट्रेड सेंटर में तैयार किया गया है। अगले हफ्ते तक 3,000 बेड वाले कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए जगह की तलाश की जा रही है। गुवाहाटी में कोरोना के संक्रमण फैलने के साथ साथ ही खेल के मैदान में इस तरह के कोरोना केयर सेंटर बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं उनको लाया गया है और उनको यहाँ पे रखा गया है। राज्य सरकार इस बात में जुटी है कि किस तरह से ज़्यादा इस तरह के कोरोना केयर सेंटर बनाए जाए, क्योंकि गुवाहाटी में कोविड-19 वायरस तेजी से फैल रहा है। और इसके साथ ही राज्य सरकार इस मुहिम में भी जुटी हुई है कि किस तरह से ज़्यादा लोगों को टेस्ट किया जाए। मगर आने वाले दिनों में ये चुनौती और भी बड़ी होती दिख रही है। गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी, NDTV इंडिया। कोरोना लॉकडाउन में बड़ी संख्या में मजदूरों का पंजाब से पलायन हुआ है। इस वजह से किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ किसानों को अपनी फसल तक को खेत में ही जला देना पड़ा है, क्योंकि उनके पास अब कोई रास्ता ही नहीं बचा। लॉकडाउन के 3 महीनों में पंजाब में काम कर रहे मजदूर वापस चले गए। मजदूरों की कमी और सप्लाई चेन में खलल पड़ने से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ। दिक्कत इतनी ज्यादा थी कि फिरोजपुर के सादिक गांव के जगतार सिंह, जिन्होंने 2 एकड़ खेत में गन्ना बोया था, उन्हें अपने ही खेत में आग लगानी पड़ी। क्या करते, कोई खरीदार ही नहीं मिला। ਇਹ ਅਸੀਂ 2 ਏਕੜ ਬੀਜੀ ਸੀਗੀ ਕਲਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੂਸ ਸਸਤੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। 400 ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨਾ ਨਿਕਲਦਾ 1 ਏਕੜ ਚੋਂ ਤੇ 500 ਤੋਂ 600 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਵਿਕਦਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। एक तरफ ये हाल है, दूसरी तरफ किसानों को सलाह दी जा रही है कि धान गेहूं उगाने के बजाय गन्ने जैसे दूसरी फसल उगाएं। गन्ना किसान हो या धान वाले, किसानों का गुजारा सत्ता में बैठे लोगों की मेहरबानी पर निर्भर करता है। इस साल सरकार ने चावल की तकनीकी बिजाई करने का किसानों को निर्देश दिया। 4,000 DSR मशीनें और 800 धान ट्रांसप्लांटर मशीनें किसानों को 40 से 50% रियायत पर दी गई।
इस मशीन से हर एकड़ बुआई 6,000 रुपए सस्ती पड़ती है और 30% पानी भी कम लगता है। 5 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य से कहीं ज्यादा राज्य भर में किसानों ने 7 लाख हेक्टेयर में बुआई की, जो पंजाब में धान के कुल खेतों का 25% है। लेकिन ये तकनीक इस्तेमाल करने वाले बहुत से किसानों को खेत दोबारा जोतकर पुराने ढंग से बुआई करनी पड़ी, क्योंकि उनको नई तकनीक की मुनासिब ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। मैं सीधी बिजाई सरकार दे मगर ला के झोने दी कीती, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ। सरकार ने साडा कोई साथ नहीं दिता। एक तो चूहे की प्रॉब्लम आ रही ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। लेकिन कृषि विभाग अपने फैसले को सही ठहरा रहा है। ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੱਗ ਸਕੇ ਔਰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਕੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ DSR ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਬੀਜਤਾ, जिन्हां नूं थोड़ी जी समस्या आ सकती है। कहते हैं कि किसान अपनी फसल को अपने बेटे की तरह पालता है, लेकिन पंजाब में जब एक किसान को अपनी ही फसल को आग लगाना पड़ जाए तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कैसे साल दर साल सरकारें अपने वायदों को पूरा करने में नाकाम रही हैं। मोगा से तन्मय के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया। खबर अब उत्तर प्रदेश से। वाराणसी में पुलिस पर कुछ लोगों ने सामूहिक हमला कर दिया। इस हमले में बीजेपी का स्थानीय नेता शामिल बताया जा रहा है। मामला वाराणसी के सुंदरपुर इलाके का है, जहां बीजेपी के एक स्थानीय नेता विकास पटेल सुंदरपुर पुलिस चौकी इंचार्ज और फैंटम दस्ते के सिपाही से बीच सड़क पर कुछ साथियों के साथ उलझ गया। घटना बीच सड़क पर हो रही थी, इसलिए वहां किसी ने घटना का वीडियो बना दिया। पुलिस के आला अधिकारी मामले में सख्त कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। और अब खबर वाराणसी से ही। सावन का महीना वैसे तो सभी के लिए जीवन में हरियाली लेकर आता है, लेकिन इस सीजन में कोरोना के खतरे के चलते कारोबार पर असर पड़ रहा है, जिससे वाराणसी के व्यापारी निराश हैं। कल से सावन शुरू हो जाएगा, लेकिन कोरोना के चलते मंदिरों में श्रद्धालु पहले की तरह न तो जा सकेंगे और न ही पहले की तरह जल चढ़ा सकेंगे। कांवड़ तीर्थयात्री भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शिवालय में जल चढ़ाएंगे। ऐसे में कांवड़ तीर्थयात्रियों की ड्रेस और कांवड़ यात्रा से जुड़े हुए सामान की बिक्री नहीं हो पा रही है, जिससे दुकानदारों को चिंता सताने लगी है कि 3 महीने बाद सावन शुरू हो रहा है और उसमें भी कांवड़ पर प्रतिबंध है और इसकी वजह से व्यापार ठप है। और अब खबर पंजाब से। कोरोना की वजह से बुरी तरह से प्रभावित हुई हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए अभी भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है। चंडीगढ़ में रेस्तरां के राजस्व से कमी आई है और शहर में रेस्तरां में शराब परोसने की इजाजत नहीं है। चंडीगढ़ के होटलियर्स एसोसिएशन और रेस्तरां मालिकों ने इसकी इजाजत देने की मांग भी की है। इस संबंध में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। कुछ दिन पहले शादी समारोह में शराब परोसने की अनुमति दी गई है, लेकिन होटल्स को अभी इसका इंतजार है। इसके चलते लगभग 50% रेस्तरां ने अपनी इकाइयां नहीं खोली हैं। कोरोना की वजह से कारोबार का काफी नुकसान हुआ है। अनलॉक 1 में दुकानें तो खुलने लगी हैं, लेकिन खरीदारी पहले जैसी नहीं है। ऐसे में लुधियाना के होजरी उत्पादकों को इस सीजन बिक्री कम होने की फिक्र हो गई है। इस साल सर्दियों के सीजन को लेकर होजरी इंडस्ट्री की ज्यादा उम्मीदें नहीं है। ज्यादातर दुकानें बंद हैं या कम वक्त के लिए ही खुल रही हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए कम ही लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं। और अब खबर झारखंड की। झारखंड के बोकारो जिले के चास नगर निगम की ओर से बनाए गए हाईटेक पार्क को देखकर झारखंड सरकार के मंत्री गुस्सा हो गए और नगर निगम अधिकारियों पर बेफर पड़े। राज्य के शिक्षा व उत्पाद मंत्री जगन्नाथ महतो
नगर निगम के न्योते पर इलाके में बने अमृत पार्क के उद्घाटन के लिए आए थे, लेकिन गंदगी देखकर इतना गुस्सा हुआ कि अमृत पार्क को जहर पार्क उन्होंने बता दिया, जिसके बाद आनन फानन में आदेश दिया गया कि तत्काल इस पार्क की हालत सुधारी जाए। मंत्री के गुस्सा होने के बाद बोकारो के विधायक ने भी गंदगी पर सवाल उठाया है। और अब खबर महाराष्ट्र से, जहां धूले में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, जिसे सड़कों ने छोटी छोटी नदियों का रूप ले लिया है। ये तस्वीर धूले की है, जहां पर एक फ्लैश फ्लड आया। अचानक से बाढ़ की स्थिति पैदा हुई जब ज्यादा बारिश हो जाती है। ऐसे में सड़क पर चलते हुए बाइक सवार पानी के तेज बहाव में अपना संतुलन खो बैठे, लेकिन पास में मौजूद लोगों ने उन्हें बचा दिया। खबर उत्तराखंड की, जहां सितारगंज में एक मगरमच्छ के घर में घुसने से हड़कंप मच गया। घर वालों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वहां पर टीम आई और उसने मगरमच्छ को पकड़ा। बाद में उसे सुरक्षित इलाके में छोड़ दिया गया। खबर ओडिशा से, जहां पुरी में शनिवार को भगवान जगन्नाथ की वापसी यात्रा संपन्न हो गई है। ये रथ यात्रा 13 दिन तक चली। कोरोना वायरस नेगेटिव पाए गए सेवकों को ही रथ को खींचने की अनुमति दी गई थी। इससे पहले बुधवार को भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन देवी सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर से 12वीं शताब्दी के मंदिर लौटे। इस दौरान प्रशासन ने लोगों से घर पर रहने और टीवी पर ही कार्यक्रम देखने की अपील की थी। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा सुप्रीम कोर्ट के आखिरी वक्त में दिए गए फैसले के बाद 23 जून को कई सारी पाबंदियों के साथ आयोजित की गई थी।